साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? कैसे हैं आप सभी लोग? रामवीर, हर्षित, अंशिका, सोनकर और सभी लोग लाइव आए फटाफट से। देखिए हमारी क्लास 11 बजे करेक्ट स्टार्ट हो जाती है। जब मैं लेट नहीं होता, मैं यही आशा करूंगा, विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग भी क्लास में लेट ना हो। एक एक मिनट लाइफ का एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आप सिलेक्शन लेने आए हैं और सिलेक्शन लेट आने वालों का कैसे होगा? टाइम से आपको पढ़ाई करनी है, टाइम से रिवीजन करना है, टाइम से MCQ लगाने हैं। और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आप लोग जानते हैं, MCQ तो है नहीं, है ना? मेंस में तो आपको लिखना भी है। तो आगे से मैं यही उम्मीद करूंगा जितने भी साथी लाइव आए या तो वो करेक्ट टाइम पर लाइव आए, वरना आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, है ना? चलिए, हम लोग गेहूं की बात कर चुके थे। कल हम लोगों ने बात की थी धान की, ठीक है ना? आज हम धान के साथ मक्के को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का अगर साथ बना रहा अच्छे तरीके से, हर एक बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहे, तो हम आज मक्के को भी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो कल हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली थी, है ना? चलिए, इरिगेशन के बाद में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, धान है, ठीक है ना? अगर हम धान की बात करते हैं तो धान में खाद और उर्वरक की अगर बात की जाए, ठीक है ना, FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोबर की खाद बोलते हैं, है ना? जो चीज आपको समझाने की है वो मैं आपको लिखकर समझा दूंगा, लेकिन जो काम हमारा PDF से चल सकता है, क्योंकि आपको ये याद ही करना है ना? तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे ही लिखकर, मतलब जो है, PDF से समझा दी जाए सारी चीजें। समझ रहे हैं आप लोग बात को? एक बार कमेंट में मेंशन कर दीजिए जरा, है ना? सिंचाई कल हम लोगों ने पढ़ ली होगी, और सिंचाई पढ़ने के बाद में हम आज किस्मों को देखेंगे और यहाँ पर खाद एवं उर्वरकों को देखेंगे। यार दोस्त, अगर हम धान की बात करते हैं तो धान में आपको FYM जो गोबर की खाद देनी होती है वो 10 से 45 टन प्रति हेक्टेयर देनी होगी। अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करूंगा तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको क्या देनी पड़ेगी, पोटास देनी पड़ेगी, ठीक है जी? बात सभी को आ गई समझ में क्या? जल्दी से एक बार बताइएगा, है जी? इसमें तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में किसी को ना आया हो, है ना? मुझे अवगत है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और सारी चीज़ों को लिख भी रहे होंगे। देखिए, धान में एन, यानी कि कल मैंने इस स्लाइड को बता दिया था, मगर मैं दोबारा से आपका बेसिक तैयार करके ले चल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। धान में एन अमोनिया अवस्था में दी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में देंगे, अमोनिया अवस्था में। इसे ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत, ठीक है ना, क्षेत्र में देते हैं। कल मैंने कहा था ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत। कितने लोगों ने हमें बताया कि ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत में क्या अंतर होता है? मैं जानना चाहूंगा। सपना, शिवम, अजय, अनुज, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, ब्रजेश, रवि, महेंद्र, अजय कुमार मौर्य जी, समझिएगा। ऑक्सीकृत क्षेत्र में कितनी गहराई रखते हैं? आप कहेंगे सर 5 से 10 सेंटीमीटर। और धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं? एजोला का, जो कि एक जलीय फर्न होता है। कितना? आप कहेंगे सर 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। अथवा आप नीलहरित शैवाल को भी प्रयोग करेंगे। शैवाल अथवा एजोस्पाइरिला आप लोग जानते ही हैं, उसका प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है? खरपतवार नियंत्रण की भी हमने बात कर ली थी। खरपतवार नियंत्रण के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर उपज की। साथियों, अगर हम उपज की बात करते हैं धान की, समझिएगा बहुत गहनता के साथ, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं यहां से। देखिए, धान को आप लोग जानते हैं अगेती, पछेती। आपका अगेती हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा और संकर होगा। यहां पर पछेती का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। अगेती, मध्यम और आपका कौन सा, संकर। देखिए, अगर संकर धान की बात आती है तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। कितना? 60 से 70 कुंटल। अगर मैं मध्यम की बात करता हूं तो भी आपको 60 से 70 कुंटल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात अगेती की होगी, अगर बात अगेती की होगी प्यारे दोस्त, तो आपको कितना? 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। ये कुंटल होगा, टन मत कर देना। टन और कुंतल में बहुत अंतर है, आप लोग इस बात को जानते हैं। अगेती की देखिएगा 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मध्यम की 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। मध्यम और संकर की आपको कितने को देखने को मिलेगी? 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है जी? बात आ गई सभी को समझ में?
समझिएगा। सामान्यतः बाली आने के 1 माह बाद धान पककर तैयार हो जाती है, आप लोग जानते हैं। भंडारण 11 से 13% नमी रहने पर किया जाता है। गेहूं में कितना था, शिवम पांडे जी बताएंगे एक बार। और दाना छिलका का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2:1 यहां पर आपको रेशियो देखने को मिलता है। अगली हम बात करेंगे यहां पर किस्मों की, ठीक है ना। जो किस्में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हम आपको जरूर बता देंगे यहां पर। देखिए, अगर हम एवरेज की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो एवरेज हमारा जो होता है वो लगभग 40 से 50 टन होगा। देखिए, एवरेज हम किस हिसाब से निकालते हैं, हर जगह का मिट्टी अलग है, हर जगह का तापमान अलग है। तो अगर हम एवरेज के साथ जाना चाहें तो प्यारे दोस्त 40 से 50 कुंटल के साथ जा सकते हैं, ठीक है प्रशांत भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रजातियों की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, प्रजातियों की बात करते हैं, आराम से समझिएगा। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती प्रजाति जो है उसमें ब्लास्ट रोग नहीं लगता है। अब ब्लास्ट रोग क्या होता है, ये पैथोलॉजी का बात हो गई। तो पैथोलॉजी जब हम पढ़ेंगे वहां पर मैं सारी इमेज दिखाऊंगा और आपको चीजें बताऊंगा। यहां पर हम एग्रोनॉमिकल कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्रोनॉमिक के हिसाब से हम इसी प्रकार से चलेंगे। यहां पर इमेज मैं आपको नहीं दूंगा, ना मैं कीटों की इमेज आपको यहां पर दूंगा, ना आपके जो पैथोजेंस होंगे या फिर जो आपके रोग होंगे उनकी इमेज यहां पर आपको नहीं दूंगा। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। जब एग्रोनॉमी की बात होगी तो हम एग्रोनॉमी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर हम बात करें, देखिए इसको एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा। मैं समझता हूं कि चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं हिंदी में। साबरमती इज रेसिस्टेंट टू ब्लास्ट डिजीज, यानी कि साबरमती जो हमारी प्रजाति है उसमें ब्लास्ट डिजीज नहीं लगता है। अगर हम बात करें बाला और बुआली की, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, बाला और बुआली, तो याद रखिएगा सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में होती हैं, यानी कि जो कम क्षेत्र वाले होंगे उनके लिए वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते रहेंगे, हिंदी में समझाते रहेंगे, ठीक है ना। ग्रो फॉर शैलो वाटर, यानी कि अगर यहां पर बात हो जाएगी, इसका मतलब आपको पता है क्या होगा, उथले जल में उगने वाली जो फसलें हैं, ठीक है ना, उथले जल में, इसका मतलब क्या होगा, उथला। उथले जल में जो उगने वाली हमारी प्रजातियां हैं वो पंकज, जगन्नाथ और पद्मा हो जाएंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। पंकज, जगन्नाथ और पद्मा हो जाएगा। पूसा बासमती 1, अगर हम पूसा बासमती 1 की बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो यह बासमती चावल की विश्व में प्रथम उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति है। दिस इज अ फर्स्ट हाई क्वालिटी वेराइटी ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हम PRS 10 की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड बासमती वैरायटी इन द वर्ल्ड, ये बासमती की पहली हाइब्रिड प्रजाति थी जिसका नाम है PRH 10, PRH 10, ठीक है जी। इतनी बात को नोट करिएगा। चलिए, IR24 की अगर हम बात करते हैं, सुटेबल वैरायटी फॉर एल्कलाइन सॉइल, इसका मतलब क्या है, क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म होगी, क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म होगी वो कौन सी होगी, IR24, कौन सी हो जाएगी, IR24। फॉर डीप वाटर, यानी कि गहरे जल की अगर बात की जाए, अगर गहरे जल की बात की जाए तो मधुकर, जगन्नाथ और चकैया 59 जो प्रजाति है वो उपयुक्त होती है। राजेश्वरी एंड हेमा, दिस इज सुटेबल फॉर बोथ रवि एंड खरीफ, रवि और खरीफ के आप कौन सी प्रजाति का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका नाम है राजेश्वरी और हेमा। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, राजेश्वरी और हेमा। अगली बात समझिएगा, गोल्डन राइस, इट्स कंटेंट 37% कैरोटीन, द कलर ऑफ द ग्रेन इज गोल्डन और येलो, अर्थात कहने का तात्पर्य है इसमें कैरोटीन की मात्रा 37% होगी, दाने का रंग सुनहरा अथवा पीला होगा। चलिए, क्या ये स्लाइड आपको समझ में आई है, तो एक बार हाँ लिख दीजिएगा। अगर मैं इसे लिख के बताता कम से कम 10 मिनट का समय लगता, आप लोगों ने 4 से 5 मिनट में इसको कवर कर लिया है, ठीक है जी। इसी प्रकार से हमें सिलेबस पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना। बताइए क्या आप बात को समझ पाए हैं। गोल्डन राइस कितना, 37% कैरोटीन होगा और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, गोल्डन और येलो। एक बात का आंसर दीजिएगा प्यारे दोस्त,
अगर हम गोल्डन राइस की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस की जब बात आती है तो भैया इसमें पाया जाता है क्या, विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल के नाम से हम जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, ठीक है ना, फादर ऑफ गोल्डन राइस, सॉरी, फादर ऑफ गोल्डन राइस, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? बेटा सपना और योगेश, ये दोनों ज्ञानी प्राणी फटाफट से इस बात का आंसर बताएं। फादर ऑफ गोल्डन राइस के नाम से हम किसे जानते हैं, है ना? हु इज द फादर ऑफ गोल्डन राइस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? ये देखो, गोल्डन राइस का फादर जीएस खुश है या कोई और है? सोच समझकर आंसर दो फटाफट से मुझे, ठीक है ना? देखता हूं कितने लोग सही आंसर देंगे। इंगोपोर्ट्रिकस का संबंध किससे है ये भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, और महत्वपूर्ण किसमें है एक बार उनको देखिएगा। देखो इधर भाई, अगर हम बात करते हैं CORH1, ठीक है ना, किसकी बात की जाए, CORH1 की बात की जाए, यह भारत की धान की पहली संकर किस्म है, ठीक है ना? भारत की अगर सबसे पहली किस्म की बात की जाएगी, देखिए बासमती चावल की तो PRS 10 हो गई, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, भारतवर्ष की बात हो रही है, तो कौन सी हो जाएगी, CORH1, जो कि कहां पर, तमिलनाडु में 1994 में विकसित की गई थी, तमिलनाडु में 1994 में विकसित की गई थी, ठीक है? क्या बात को सभी लोग समझ पाए हैं, जल्दी से बताएं। TN1 की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की प्रथम वोनी किस्म है। वोनी का मतलब क्या हुआ, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस भारत में सर्वप्रथम ताहिवान से लाई गई थी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले कहां से लाई गई थी, ताहिवान से लाई गई थी, इस बात को सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है? IR8 आप लोग जानते हैं, अगर हम IR8 की बात करते हैं, IR8 इज कॉल्ड एज विजार्ड राइस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि भारत का नहीं विश्व का जादुई धान कहते हैं। और भारत का जादुई धान किसे कहा जाता है, जया को कहा जाता है, समझिएगा। IR8 जो है प्रजाति, वो IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई थी। भैया IRRI कहाँ है, पहले तो ये भी जान लो, वरना आधे तो यही पूछ रहे होंगे सर ये कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, मनीला के अंदर है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और मनीला के अंदर इसको विकसित किया गया, साथ ही साथ इसमें जीवाणु पत्ता झुलसा रोग नहीं लगता है, इसे चमत्कारी या फिर जादुई धान कहते हैं। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर हमने इसे जादुई धान कहा तो कहने का कारण क्या बना? पहला कारण यह बना कि यह क्या कर सकता था, रोग प्रतिरोधी था, इसमें रोग बहुत ज्यादा नहीं लगते थे, पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि इसका जो उत्पादन था, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन था वो अच्छा हो रहा था। और तीसरी बात यह है कि यह ड्वार्फ वैरायटी ही थी। ड्वार्फ का मतलब समझते हैं आप, बौनी प्रजाति। कैसी प्रजाति, बौनी प्रजाति। प्यारे दोस्त आप जानते हैं धान जो है वो मानसून समय का प्लांट है, और जब मानसून आता है प्यारे दोस्त तो होता क्या है, तेज हवाएं चलती हैं। मानसून कारण क्या होगा, तेज हवा चलती है। और आपने अगर धान का प्लांट लगा रखा है, समझिएगा ये क्या है, धान का प्लांट है। जब तेज हवाएं आती हैं, ये क्या है, तेज हवा है, तो इसका तना अगर लंबा होगा तो ये तना कैसा हो जाएगा प्यारे दोस्त, गिर जाएगा। लेकिन अगर इसका तना बौना है, तना इसका अगर बौना है तो गिरता नहीं है, तो गिरता नहीं है। क्या बात को सभी लोग समझ पाए, जल्दी से बताओ। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इसे जादुई धान कहा विश्व का, क्योंकि विश्व में उत्पादन भी अच्छा दे रहा था और रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अच्छी पाई गई। इसीलिए हमने इसे क्या कहा, विश्व का जादुई धान कहा, ठीक है ना।
जया की अगर हम बात करते हैं, भारत की प्रथम बौनी किस्म है। अब समझिएगा, भारत की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CORH1। हाइब्रिड राइस की अलग हो जाएगी, बासमती धान की PRS10 हो जाएगी। अगर हम बात करें भारत की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है राइस के रिस्पेक्ट में, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज कॉल्ड एज जया, है ना। किसे कहा जाएगा? जया को कहा जाएगा। यह TN1 तथा IR8 दोनों से अधिक उपज देती है। TN1 और IR8 से अधिक उपज देती है, अथवा जादुई धान भी कहते हैं इसे। भारत का क्या कहते हैं? जादुई धान कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम और आगे की ओर। ठीक है, बोलिए भाई। सभी लोग बात को समझ पाए हैं? है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात करें, जगन्नाथ और संतारी उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट वैरायटी हैं, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है ना, जगन्नाथ और कौन सी हो जाएंगी? संतारी हो जाएंगी। उसके बाद में लूनीश्री की बात करें तो लूनीश्री क्या है, आपको पता है? बोलिए भाई। लूनीश्री, देखिए ये भी आपकी लवणता प्रतिरोधी होती है, याद रखिएगा। IR8 और CRS10, ठीक है ना, CSR10। क्या बात को सभी लोग समझ पाए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने लगभग मुझे सही आंसर दे दिए हैं। बढ़ जाएं हम और आगे की ओर। चलिए, IR8 और CSR लवणीय किस्में होती हैं, यानी कि लवणता प्रतिरोधी वाली किस्में हैं। अगली समझिएगा, तारावती और बासमती। ठीक है ना, तारामती बासमती पूरा नाम है। दाना उबलने के बाद दोगुना हो जाता है। नहीं समझ आया? इसका जो दाना है, अगर आप दाने को उबालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। अगर हम इसकी विशिष्टता की बात करते हैं, ठीक है ना, एक बार इंग्लिश में जरूर देखिएगा, स्पेशलिटी की बात करते हैं तो दिस वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू स्टेम बोरर एंड गॉल माइट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर बात की जाए तो तना भेदक और जो गाल माइट होता है इसमें नहीं लगेगा। अर्ली वैरायटीज यानी कि अगेती प्रजातियों की बात करते हैं तो बाला पूसा 221, ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? 2 से 221, यानी कि 2 से 21 कह देते हैं, याद रख लेना पूछा जाए अगर तो। कावेरी, गोविंद और कौन सी हो जाएगी? नगीना 22, नगीना 22। इंगो पोट्रिकस जी को कहते हैं फादर ऑफ गोल्डन राइस, सभी लोग याद रखिएगा, और पेट्रे वेरे भी उनके साथ में थे। अर्ली वैरायटी आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 100 to 103 डेज। कहने का मतलब ये है कि हम अगर अगेती प्रजातियों को उगाते हैं 100 से 103 दिनों में क्या होती हैं? 103 ना कि 130, 103 दिनों में ये क्या हो जाती हैं? कटाई हेतु उपयुक्त रहती हैं। क्या बात सभी लोग समझ पाए हैं? बताएं। उसके बाद में मीडियम वेराइटीज आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग 120 डेज। आप जानते हैं 3 महीने की ये फसल होती ही है हमारी, ठीक है ना, 3 चौक 12 120। तो भैया होता क्या है कि मीडियम वैरायटी की बात अगर हम करते हैं तो 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जैसे कि साकेत 4, रत्ना और IR24, IR24। ठीक है, और भारतीय संकर धान के जनक किसे कहा जाता है? EA सिद्दीकी जी को कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन हाइब्रिड राइस किसे कहा जाएगा? सिद्दीकी जी को कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, बढ़ जाएं और आगे की ओर। अगली बात समझते हैं। अगली बात आती है इसके मुख्य रोगों की, कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं उनको देखिएगा। पहले मुख्य कीट देखते हैं, उसके बाद में रोग देख लेंगे। देखिए इसके जो मुख्य कीट है ना, वो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखवाए हैं, क्योंकि ये 2 से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। एक तो आपका तना भेदक और दूसरा कौन सा? भूरा फुदका। तना भेदक और भूरा फुदका।
अब हमारी बात आती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, ठीक है ना। किसकी बात आती है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात आती है, जिन्हें हम कारिक विकार के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके कारिक विकार की बात करते हैं तो इसमें लगता है ब्राउनिंग, इसमें लगता है ब्रॉन्जिंग, इसमें लगता है खैरा, और इसमें लगता है पनसुख रोग, जिसे हम पान रोग या फिर पनसुख रोग के नाम से जानते हैं। देखिए, पान रोग आपको अगर पूछा जाए क्यों लग जाता है, ये होता क्या है, हमारी बात पैथोलॉजी में होगी। शुष्क जलवायु के कारण होने वाला है, याद रखिएगा। ब्राउनिंग क्या होता है? Fe की अधिकता के कारण लगता है। ब्रॉन्जिंग किसके कमी से? आप कहेंगे सर जिंक की कमी से होगा, और खैरा भी जिंक की कमी से होता है, याद रखिएगा। खैरा रोग वाईएल नैने के द्वारा पंतनगर में 1966 में खोजा गया था, ठीक है। खैरा रोग जो है 1966 में पंतनगर में वाईएल नैने के द्वारा खोजा गया, इस बात को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। अगली बात करते हैं मुख्य रोग की, ठीक है ना। कौन से मुख्य रोग? सबसे पहला जो रोग आता है वो ब्राउन स्पॉट डिजीज आता है, ठीक है ना। कौन सा आएगा? ब्राउन स्पॉट डिजीज आ जाएगा। हेलिमेंथोस्पोराइजी नामक कवक से लगता है, और 1992 में और 1942 में इस रोग के कारण आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में एक फेमाइन आया था। पश्चिम बंगाल में एक फेमाइन आया था। और याद रखिएगा, इसकी रोग प्रतिरोधी किस्में पूछी जाती हैं, जैसे बाला कृष्णा, और एक प्रजाति है जिसका नाम है सीता, ठीक है ना। वाला कृष्णा और सीता। बेटा मैं एग्रीकल्चर के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जीके जीएस आपके अलग टीचर्स की क्लास अपलोड हो गई होगी, ठीक है। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ब्राउन स्पॉट की अगर बात होगी, जिसे हम भूरी पत्ता धब्बा रोग कहते हैं, भूरी पत्ती धब्बा रोग कहते हैं, तो इसी के कारण 1942 में बंगाल में अकाल आ गया था। पहले सुनिए, बाद में सारी चीजों को नोट करिएगा। उसके बाद में समझिएगा प्यारे दोस्त, इसकी जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं जिनमें कि ब्राउन स्पॉट डिजीज नहीं लगता है, तो याद रखिएगा जैसे कि कृष्णा और बाला, ये दो प्रजातियां हैं। तीसरी प्रजाति आप किसे याद रखेंगे? सीता को याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगला जो रोग आता है प्यारे दोस्त, वो आता है अकोची रोग, ठीक है ना। H2S की अधिकता के कारण होता है। एक होता है उफरा, जो उफरा रोग होता है बहुत बुरी स्मेल भी देता है। आप कहेंगे सर वो सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड के कारण होता है, ठीक है। अगला आता है एक धारी रोग, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवाणु पत्ती झुलसा। जीवाणु पत्ती झुलसा जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। धान की नर्सरी का कैंसर भी इसे कहते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं एक बार। देखिए, ब्राउन स्पॉट डिजीज इट्स कॉज्ड बाई फंगस, ठीक है ना। किसके कारण लग रहा है भैया? याद रख लेना, फंगस के कारण लग रहा है। फंगस को क्या बोला जाता है? कवक बोला जाता है। 1942 में फेमाइन हो गया वेस्ट बंगाल में ड्यू टू डिजीज, ठीक है ना, इसी के कारण। रेसिस्टेंट वैरायटी है कृष्णा, IR24 भी है, इसको भी याद रखना, मैं भूल गया था। सीता और कौन सी? बाला। ब्लास्ट ऑफ राइस, इसे हम क्या कहते हैं? समझिएगा बहुत ध्यान से। ब्लास्ट ऑफ राइस को हम सहसा मारी रोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सहसा मारी रोग के नाम से जानते हैं। इट कॉज्ड बाई फंगस कॉल्ड पैरिकुलेरिया ओराइजी। पैरिकुलेरिया ओराइजी नामक एक बहुत बढ़िया कवक है जिसके कारण ये लग जाता है। अगला कौन सा है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज, ठीक है ना। नंबर 3 बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज, जिसे हम धारी डिजीज कहते हैं, इज कॉज्ड बाई आ बैक्टीरियम। किसके द्वारा लगेगा भैया? जीवाणु के द्वारा लगेगा। उस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। धान की नर्सरी का कैंसर कहा जाता है, ठीक है ना। धान की नर्सरी का कैंसर कहा जाता है, याद रखिएगा। पैडी नर्सरी, कैंसर डिजीज ऑफ पैडी नर्सरी कहते हैं। अकोची आप जानते हैं H2S की अधिकता हो जाएगी। उफरा जो होगा वो निमेटोड्स यानी कि सूत्रकृमि के द्वारा लगेगा। और जो टुंगरू डिजीज होता है, ठीक है ना, टुंगरू, ये वायरस जनित होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टुंगरू डिजीज जो होगा वो वायरस जनित होगा। इट इज अ वायरस वॉर्न डिजीज डेट स्प्रेड्स थ्रू लीफ हॉपर्स। कहने का तात्पर्य ये है कि यह वायरस जनित होता है, यह पत्ती के फुदके के द्वारा फैलता है। पत्ती के फुदके के द्वारा फैलता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, अब कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, उनको आप लोग क्या करिएगा? नोट करिएगा।
लिखिएगा धान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू राइस। कुछ 8-10 बातें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको समझिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए धान की कटाई कितने प्रतिशत नमी रहने पर करनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया योगेश कुमार, है ना, तो लिखेंगे क्या, धान की कटाई, हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा और हिंदी में आपको समझाता रहूंगा। पीडीएफ भी आपको आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलती है, आज भी मिलेगी। तो 20% नमी रहने पर करते हैं। कितने प्रतिशत नमी रहने पर करते हैं? 20% नमी रहने पर करते हैं। ये तो होगी पहली बात। अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें धान की एक सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म है, उसका नाम क्या है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है? धान की सर्वाधिक प्रोटीन किस्म कौन सी है बताएं? तो आप कहेंगे सर उसका नाम है साबरमती, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? साबरमती। अगली बात समझिएगा। हाँ जी, देखिए हमारी कुछ धान की प्रजातियां हैं जो IARI के द्वारा विकसित की गई हैं, ठीक है ना। IARI द्वारा विकसित प्रजातियां, विकसित प्रजातियां आपको पता है कौन कौन सी हैं? हाँ भाई, आप कहेंगे सर एक प्रजाति का नाम है भवानी, किरण, बाला और कंचन। भवानी, बाला, किरण और यहीं पर लिख लीजिएगा कौन सी, कंचन प्रजाति। इसी प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक बात और लिखिएगा। देखिए हम लोग धान की बात कर रहे हैं। धान में मैंने कल आपको बताया था सीधी बुवाई कर दी जाती है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। तो आप मुझे बताइएगा धान में जो सीधी बुवाई के लिए जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? कुल ये 3 प्रजाति आप लोगों को क्या करनी है, याद रख लेनी है। कौन कौन सी हैं देखो भैया, है ना, समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक बात को। आप कहेंगे सर एक प्रजाति है जिसका नाम है कावेरी, बाला और गोविंद, ठीक है ना। कावेरी, बाला और कौन सी हो जाएगी? गोविंद हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं प्यारे दोस्त, आपको पता है कि बासमती धान में जो हमारी सुगंध आती है, उस सुगंध आने का कारण क्या होता है बताइए? क्या लिखेंगे? बासमती धान में सुगंध का कारण क्या है? कोई बताना चाहेगा? तो याद रखिएगा बासमती चावल में जो सुगंध आती है वो पेंडामरिल कोटीन के कारण आती है। पेंडामरिला कोटीन के कारण आएगी, नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं सभी लोगों ने बात को यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब एक बात समझिएगा, आप लोगों ने सुपर राइस का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? सुपर राइस, यानी कि सुपर धान। सुपर धान जो है वो जो हमारी नॉर्मल प्रजातियां होती हैं, सामान्य किस्मों से लगभग 1.5 गुना अधिक उत्पादन देता है। यह है आपकी सामान्य किस्म, इससे लगभग क्या करेगा? 1.5 गुना अधिक
उपज देता है। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है? एक बार हाँ लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, क्या हम लोगों को पहले सीटेट देना होगा? क्यों भाई, आपको सीटेट क्यों देना होगा? सीटेट के लिए आप जूनियर प्राइमरी में थोड़ी ना जा रहे हो हैं? सीटेट क्यों दोगे? आपको सीटेट से मतलब क्या है भाई? कोई नया नियम आ गया क्या है भाई? अनुज, प्रशांत भाई, गोविंद, अजय, अभिनय, बताओ फटाफट से। कोई नया रूल आ गया है? अजय भाई बताएं जरा, कौन सा रूल आया है? आपने हाँ लिखा है। अच्छा, मेरी बात समझ गए, ये हाँ लिखा है, मुझे लगा रूल आ गया इसके लिए हाँ लिखा है। बढ़े और आगे की ओर। हाँ, कोई रूल नहीं आया ऐसा तो, है ना? तो यहाँ पर हमारा राइस हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट टर्म थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी मैंने आपको क्या की हैं, बता दी हैं। ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर वो मक्के के बारे में करेंगे, ठीक है? इसके बारे में करेंगे, मक्के के बारे में करेंगे। उपज वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दी, तो मुझे लगता है कि अब कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। चलिए लिखिएगा, मेज यानी कि मक्का। देखो भाई इधर, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर? मक्का यानी कि मेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको नोट करना है आराम से। याद रखिएगा, मक्का विश्व कृषि अर्थव्यवस्था में मनुष्यों के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के भोजन व पशुओं के चारे हेतु। पहली बात। अगली बात क्या है उसको देखो। प्यारे दोस्त, मक्का एक चमत्कारी फसल है, इसकी उपज क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसकी जो उपज क्षमता है वो कैसी होती है? अधिक होती है। देखिए, जब भी मैं कभी ये वाला साइन लगाऊंगा यानी कि अधिक, और जब भी कभी ये लगाऊंगा तो यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है? बच्चे बताते हैं सर ये बॉटनिकल नेम होगा। मेरे भाई पहले उसका बेसिक फाउंडेशन पढ़ो, है ना? मुझे पता है कि अब वो चीजें आपसे नहीं पूछी जाती, जो यहाँ पर समझा रहा हूँ पहले उसको समझने की कोशिश करो। अब हम लोग पीसीएस की ओर जा रहे हैं, ये वनडे एग्जाम नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन, समझो बहुत अच्छे तरीके से, है ना? देखिए, हुल्क आपका जो नाम है, मैंने यहाँ पर जो आपसे बात की थी ना, वो किसकी बात की थी पता है? बासमती में जो सुगंध का जो इंटरनली कारण होता है वो मैंने आपको बताया है ना? मैं जानता हूं जो चीज आपने याद कर ली है, आइसोप्योटोरॉन, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसके भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चीज। समझिएगा, सही बोल रहे हैं आप जानते हैं किसको हम क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहा जाता है। अनाजों की रानी इसी को कहेंगे, अनाजों की रानी मक्का। प्यारे दोस्त, मक्का भारत में लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। यह लगभग 9.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के 9.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसका फैलाव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली बात समझिएगा, जो महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। कुल क्षेत्र का
कितना है? 23% है, नोट करिएगा। अगली बात पर आपको लेकर चलते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से यह भारत में चावल, गेहूं और ज्वार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। नहीं समझे? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में यह कौन से स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, नोट करिएगा। अगली बात करते हैं हम। मक्के की फसल का उपयोग अन्य अनाज फसलों की तरह से किया जाता है। देश में उत्पादित 85% से अधिक मक्का भोजन के रूप में प्रयोग होगा। यानी कि अगर हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो 85% जो प्रयोग होगा वो मक्के की रोटी, आप लोग जानते हैं, अनाज के रूप में होगा। नहीं बात समझ में आई? हाँ भाई, अनाज का मतलब क्या हो गया? भोजन के रूप में प्रयोग होगा। भोजन के रूप में प्रयोग। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मक्के के आटा और दाना से चपाती सहित कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। हरे भुट्टे को लोग बड़े चाव से खाते हैं, आप लोग जानते हैं, है ना? हरे भुट्टे को कैसे खाया जाता है? भून कर खाया जाता है। बढ़े और आगे की ओर आप समझिएगा। अगर हम मक्के के दाने की बात करते हैं, मक्के का जो दाना है उसमें क्या क्या पाया जाता है, पहले आप लोग ये देखिएगा। यही फॉन्टिंग है, लिखने की समझ लीजिएगा। 125 शब्द वाला क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक है? देखिए, अगर हम दाने की बात करते हैं तो प्रोटीन, तेल, कार्बोहाइड्रेट, कच्चा रेशा पाया जाता है। प्रोटीन, मक्के में तेल भी होगा, मक्के में कार्बोहाइड्रेट भी होगा। पहले तो इन तीन को लिखिएगा। देखिए, अगर हम मक्के में प्रोटीन की बात करते हैं तो 10% और 4% क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। 4% क्या होगा? तेल। अगर बात कार्बोहाइड्रेट की आएगी तो आप कहेंगे सर 70% होगा, ठीक है ना? 70%। और अगला लिखिएगा, इसमें कच्चा रेशा पाया जाता है, यानी कि क्रूड फाइबर, कच्चा रेशा। कोई बताना चाहेगा मक्के में कितने प्रतिशत कच्चा रेशा पाया जाता है? हाँ भाई, तो याद रखिएगा 10.4%। कितनी पाई जाता है? 10.4% पाया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर मक्के के दाने में आपसे पूछा जाए एल्ब्यूमिनॉइड्स कितना पाया जाता है, एल्ब्यूमिनॉइड्स कितना पाया जाता है, तब आप हमें क्या बताएंगे? आप कहेंगे गुरुजी 1.4%। कितना लगभग है भाई? कच्चा रेशा। बेटा समझिएगा, कच्चा रेशा मुझे लग रहा है, नहीं 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 नहीं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, प्रोटीन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 10% होगा। तेल कितना होगा? 4%। 70% कार्बोहाइड्रेट, 2.3% होगा कच्चा रेशा। और अगर मैं बात करता हूं एल्ब्यूमिनाइट्स की, तब आप कहेंगे सर एल्ब्यूमिनाइट्स कितना पाया जाता है? 10.4%। ठीक है जी, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। बस इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है? याद रख लेनी है। और अगर आपसे राख यानी कि एस पूछी जाए तो 1.4% तक देखने को मिल जाती है। फिलहाल आप इतना ही लिखिए, ठीक है? क्या बात सभी लोग समझ पाए हैं? यदि सभी को सब बात समझ में आई तो हाँ लिख दीजिए, वरना मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं, बस इतना बता दो मुझे। क्या दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता है हमें इसे? अब एक पॉइंट और लिखिएगा।
मक्के में कैल्शियम कम, परंतु फास्फोरस, पूरा ही लिख लो, अधिक होता है। नोट करिएगा। अब एक बात और समझिएगा, देखिए जो मक्के का दाना है ना, लिखिएगा, मक्के के दाने में तीन बातें मैं आपको और इंपॉर्टेंट यहां पर नोट करवाना चाहूंगा, समझिएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहली बात, इसमें निकोटिनिक एसिड पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाएगा। निकोटिनिक एसिड पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए मक्के के दाने में विटामिन ए भी आपको प्रेजेंट मिलता है। और आपको क्या रखना है, राइबोफ्लोविन और विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में होता है। वाह, विटामिन ई। सर ज्यादा डीप में जा रहे हैं क्या हम लोग? भैया ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, समझो आप लोग बात को, इसी प्रकार से आपको लिखना है मेंस में, ठीक है। और एक काम करना स्टार्ट कर देना आज से, अब आप कॉपी में लिखना छोड़िए, एक पैड लीजिए। पैड जानते हो आप लोग, राइटिंग पैड जो होता है, फट्टा जो स्कूल में लेके जाते हैं, तख्ती टाइप की होती है। सादा पेज पर लिखना शुरू करो, ठीक है, सादा पेज पर लिखना शुरू करो, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ से लेकर चलूंगा, है ना, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, समझते जाइएगा। चलिए देखिएगा, मक्के की फसल, मक्के की जो फसल है वो मवेशियों के लिए प्रचुर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध कराती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। स्टार्च, पिसाई आदि कई उद्योग मक्के के उत्पादों एवं सब उत्पादों पर आधारित होते हैं। हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ दोनों मिलेगी। बड़े उद्योगों के अलावा कई कुटीर उद्योग में भी मक्के के उप उत्पाद यानी कि जो सह प्रोडक्ट होते हैं, जो सब प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कुटीर उद्योग जो हैं उनमें भी मक्के का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। अब हम बात करेंगे मक्के की उत्पत्ति कैसी हुई और मक्के का इतिहास क्या है ना। ओरिजिन एंड हिस्ट्री की मैं यहां पर बात करूंगा। इंग्लिश में मैं आपको, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझिएगा। द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज कंसिडर्ड बाई मोस्ट ऑथराइज्ड वाई टू वी, यानी कि टू वी द सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। कहने का तात्पर्य यह है, अधिकांश विशेषज्ञों के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका प्राथमिक केंद्र मध्य अमेरिका और मैक्सिको को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैक्सिको को, सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको, ठीक है ना, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको के ही स्थान है। अगली बात करते हैं। वेयर मैनी diverse type of maize are found, the discovery of fossils maize pollen with other ethological evidence in Mexico indicates Mexico to be the native of maize, home of maize, ठीक है ना, नेटिव होम ऑफ maize। कहने का तात्पर्य यह है, मैक्सिको की पुरानी साक्ष्यों में अगर देखा जाए
तो साथ में क्या होता था, परागकण और जीवाश्म के खोज संकेत मिलते थे। मैक्सिको मक्के का मूल निवास स्थान है, यानी कि मैक्सिको जो है वो मूल निवास यानी कि ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, अगली बात समझते हैं। The studies indicate that maize was significant crop in Mexico 500 year। इसका मतलब समझ रहे हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि 500 साल पहले मैक्सिको में मक्का एक महत्वपूर्ण फसल थी। लगभग कितने साल पहले, 5000 साल पहले। 500 नहीं है, ये 5000 है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है सर, अगली बात समझते हैं। एंड selectively improved maize from 1304 BC to 1500 AD। कहने का तात्पर्य ये है कि संभवतः इससे ही पहले मूल निवासी जो वहां के थे वो 3400 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी तक मक्के की खेती को करते थे और उसमें इम्प्रूव्ड यानी कि सुधार करते थे, यानी कि मक्के की खेती को किया और उसमें सुधार भी किया। अगली बात समझते हैं। द मेज प्लांट वाज अननोन इन द ओल्ड वर्ल्ड बिफोर 1492 वाई द, है ना, वाई द टाइम कोलंबस अराइव्ड इन अमेरिका इन यूरोप मेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्पेन। अच्छा, 1942 से पहले जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे, 1942 से पहले जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तब मक्के का पौधा प्राचीन दुनिया में अज्ञात था, यानी कि जो पुराने लोग थे वो नहीं जानते थे मक्के बारे में, लेकिन यूरोप में मक्का सबसे पहले स्पेन में आया था। सिर्फ इस बात में ये लिखा हुआ है। अब बताओ, बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। अगली बात करते हैं। बढ़े और आगे की ओर, जल्दी से बोलिए। अगली बात समझिएगा। कोलंबस ने अपनी दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय पहले बाद यह पौधा सबसे पहले यूरोप के एक बगीचे के एक जिज्ञासा के रूप में उगाया गया था। ठीक है ना, यूरोप में। इसके बाद यह स्पेन से दक्षिणी फ्रांस और इटली तक फैल गया। भारत में इसका आगमन संभवतः 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में हुआ था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में हुआ था। सर कुछ ज्यादा डीप लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? डीप है ज्यादा? बोलो। बढ़े और आगे की ओर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, अगली बात करते हैं। देखिएगा इसका क्षेत्रफल और विवरण क्या है ना। क्षेत्रफल और विवरण क्या है, इस बात को समझिएगा। अब ये हर बात लिखने वाली नहीं है, नोट्स आपको थोड़ा अपने आप बनाना होगा, क्योंकि मुझे तो आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। अगर मैं ये लिख कर बताऊंगा तो हम शायद 3 दिन में एक क्रॉप को कवर करेंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि संभावतः इसका जो एग्जाम है वो नवंबर में हो सकता है ना। मुझे सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन भी करवाना है और प्रैक्टिस भी करवानी है। मक्का दुनिया की अग्रणी फसलों में से एक है जिसकी खेती 197 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। बहुत सारे हेक्टेयर पर की जाता है। बेटा वो मेंस की बात है अजय कुमार, है ना। पहले आप लोग थोड़ा सा प्री पर और अच्छे से फोकस करो। पता चला है हम मेंस की तैयारी करके बैठे, हमारा प्री हो ही नहीं पा रहा है। प्री पर आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करिए। ठीक है अजय भाई, समझिएगा 2019 में, ठीक है ना, FAO STAT के दौरान इसका उत्पादन 1448 मिलियन टन और उत्पादकता 5823 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। ठीक है ना, हालांकि थोड़ा सा पुराना डाटा हो गया, लेकिन फिर भी एक बार जहन में डाल लीजिएगा। मक्का उगाने वाले देशों में चीन का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, भारत और अर्जेंटीना का स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका पहले स्थान पर है। समझ गए बात को?
क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना और उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका। ठीक है भैया। बिल्कुल आशीष भाई सही बोल रहे हो आप, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना का स्थान है। भारत में मक्के की औसत जो उपज है केवल 3006 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो दुनिया के मक्के उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है, यानी कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन भी नहीं है मक्के का। ठीक है, बात सभी लोग समझ पाए हैं? चलिए बढ़ते हैं और आगे की ओर। चलिए देखिएगा, मक्का यानी कि जिया मेज, बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज। एक वर्षीय पौधा है जो पोएसी परिवार या फिर ग्रेवनी परिवार में आता है, और जीनस कौन सा है? जिया से संबंधित है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको पहले से ही पता होंगी। जिया मेज एल में सामान्य गुणसूत्र पूरक 10 जोड़े होते हैं। इसे 7 समूहों में विभाजित किया जाता है। वर्गीकरण मुख्य रूप से दानों के चरित्र के आधार पर आधारित होता है। इसके बारे में जो किसने हमें बताया? क्रिप्स ने बताया, 1959 में बताया। ठीक है ना, क्रिप्स के द्वारा किसने बताया? 1959 में बताया। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपके लिए दी गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे की ओर। यहां तक समझ गए बात को सभी साथी? हाँ भाई, जल्दी से बोलो। दूसरा समझिएगा, नंबर 1, जियामेज इंडुराटा। ये मक्के के वर्गीकरण की बात हो रही है। जियामेज इंडुराटा या फिर इसे हम फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के मक्के के दाने में एंडोस्पर्म बीच में नरम और स्टार्च युक्त होते हैं। किसकी बात हो रही है? जियामेज इंडुराटा की। और पूरी तरह से एक बहुत ही नाड़वहरी परत से घिरा होता है। दाने आमतौर पर गोल होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे और सपाट रंग के भी होते हैं। रंग सफेद या फिर पीला हो सकता है। यह भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है, जिसका नाम क्या है? जियामेज इंडुराटा, जिसे हम फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। और सबसे जो मीठी मक्का होती है वो होती है जियामेज सेकेराटा, है ना। पोएसी बेटा आ जाए, ठीक है, समझिएगा। डेट कॉर्न की बात अगर हम करें, जियामेज इंडेंटाटा के नाम से जानते हैं, इसे डेट कॉर्न कहेंगे। इस प्रकार के मक्के के दानों में कठोरता होती है, ठीक है ना, और मुलायम दोनों प्रकार के स्टार्च होते हैं। फिर से समझिएगा, इस प्रकार के मक्के के दाने में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें स्टार्च भी होता है। कठोर स्टार्च के किनारे पर फैला होता है, जबकि मुलायम स्टार्च कहाँ पर होगा? बीच में होगा। और दाने के ऊपर तक फैला होता है। मुलायम स्टार्च के सूखने और सिकुड़ने से विभिन्न प्रकार के और मात्रा में गड्ढे बन जाते हैं, यानी कि अगर वो सिकुड़ेगा तो दाने बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। यह अमेरिका में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कौन सा? जिसका नाम है डेट कॉर्न। ठीक है जी, कौन सा? डेट कॉर्न। अगली बात आती है पॉपकॉर्न की, जिसे हम बोलते हैं जियामेज इवर्टा। जियामेज इवर्टा क्या बोला जाएगा? पॉपकॉर्न। अब लिखिएगा मत, समझिएगा चीजों को। सेशन एंड होने के बाद में आप जब लिखना शुरू करेंगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही उसमें मेन तरीके से लिख लीजिएगा। जियामेज इवर्टा की अगर मैं बात करता हूं या फिर पॉपकॉर्न की बात करूं, तो इसमें असाधारण पॉपिंग गुण होते हैं, ठीक है ना। इसके दाने का आकार छोटा होता है, लेकिन भ्रूण पोष इसका कैसा होगा? कठोर होगा। गर्म किनारे पर दाने के भीतर दबाव पड़ने से अचानक विस्फोट होता है, तभी आपने देखा होगा ये फूल जाता है, ठीक है ना। और दाना उल्टा भी हो जाता है इसका, ठीक है ना। दाना कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अगली बात आती है जियामेज सेकेराटा की, जिसे हम स्वीट कॉर्न कहते हैं। आप लोग जानते हैं सबसे मीठा होता है, सेकेराटा को स्वीट कॉर्न कहते हैं। दानों में काफी चीनी यानी कि शुगर होती है।
और ये पानी सूख लेता है, जिससे कोशिकाएं इसकी फूल जाती हैं। सूखने पर ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे दाने सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं या फिर झुर्रीदार दिखाई देते हैं। इनका स्वाद अन्य मक्के की अपेक्षा कैसा होता है? मीठा होता है। बहुत सिंपल सी बात थी। जिया मेज, अगर मैं बात करता हूँ एमाइलेसिया या फिर सॉफ्ट कॉर्न की, इसमें एक मुलायम भूणपोष होता है। दाने मुलायम और सभी रंग के होते हैं, लेकिन सफेद और नीले सबसे आम होते हैं। किसके? जिया मेज, इमस, एमाइलेसिया या फिर सॉफ्ट कॉर्न की बात होती है। तो आकार में है ना, चकमक पत्थर के दाने जैसा होता है, यानी कि थोड़ा सा चमकदार दाने की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है। अगली बात आती है पॉड कॉर्न की। जिया मेज ट्यूनिकाटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिया मेज ट्यूनिकाटा के नाम से जानते हैं। यार दोस्त, अगर हम जिया मेज ट्यूनिकाटा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जिया मेज ट्यूनिकाटा की बात करते हैं तो इन दानों की खासियत है कि यह इनका प्रत्येक दाना एक फली या भूसी के भीतर होता है। इनका जो दाना होगा वो किसके भीतर होगा? फली के भीतर होगा। याद रखिएगा, यह एक आदिम प्रकार का मक्का है। आदिम प्रकार का मक्का क्या है? यानी कि पहले के प्रकार का समय का मक्का है, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत कम उगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जिया मेज ट्यूनिकाटा। ठीक है, जिया मेज ट्यूनिकाटा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। है जी, बात को समझ पाए सभी साथी? एक और बचा है, उसको देख लीजिएगा, फिर आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे की ओर। नंबर 7, अगला है जिया मेज सेरेटिना। कुलेश या फिर मोमी मक्का के नाम से इसे हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोमी मक्का के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, इसके जो दाने होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का जब काटा या फिर तोड़ा जाता है, इसमें जब मक्के के आप एंडोस्पर्म को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ मोम जैसा आपको क्या करेगा? दिखाई देगा। इससे टोपियोका स्टार्च जैसा स्टार्च बनता है, जिससे कि वस्तुओं को चिपकाने वाला पदार्थ बनाया जाता है। यानी कि मक्के की एक ऐसी प्रजाति है जिसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में चिपकेपन के पदार्थ के लिए। किसी भी चीज को पदार्थ यानी कि जो फेविकोल टाइप होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसका प्रयोग एक अच्छे स्तर पर किया जाता है, जिसका नाम है जिया मेज सेरेटिना। जिया मेज सेरेटिना। आगे बात समझ में सभी लोगों को? जल्दी से बताएं, बोलिए भाई। अगली बात करेंगे मक्के के वानस्पतिक विवरण की। ठीक है, देखिए, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा टफ हो रही हैं। ये चीजें टफ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग अब पीसीएस के जैसा ही एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से ही चीजों को कवर करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली बात करते हैं वानस्पतिक विवरण की। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो समझिएगा जिया मेज पोएसी कुल का होता है। पहले इसे ग्रेमिनी कहा जाता था। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, कुल से संबंधित यह एक लंबा वार्षिक पौधा है जो आमतौर पर 1 से 3 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 से 3 मीटर का पौधा होता है मक्के का, या कुछ मामलों में इससे भी ऊंचाई तक जा सकता है। मक्का के पौधे का मुख्य भाग का वानस्पतिक विवरण कुछ इस प्रकार से होगा, समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो मक्के की जो जड़ है वो प्रणाली रेशेदार और गहरी होती हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, सेमिनल और क्राउन, जिसे हम कोरोनल रूट्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी अगर हम बात करें तो ब्रेंस या फिर बायवी। आपने देखा होगा ना, कुछ इस प्रकार की जड़ें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, है ना, याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सेमिनल रूट्स की, ठीक है ना, किसकी बात की जाए? सेमिनल रूट्स की बात की जाए, तो ये जो जड़ें होती हैं इन्हें स्थायी जड़ों के नाम से जानते हैं। मूलांकुर और कई पार्श्व जड़ें आमतौर पर 3 से 5 से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? कई सारे मूलांकुर और पार्श्व जड़ें होंगी जो एस्कुलेटर नोड या फिर ठीक ऊपर मिट्टी के नीचे तने के आसपास पहली गांठ के आधार पर उगती हैं। सिर्फ वही बात है जो आपकी मेन रूट्स जो कहने का मतलब होता है। अगली बात समझिएगा,
जिसे हम मुकुट या फिर कोरोनल जड़ों के नाम से जानते हैं, ये आधारीय भाग से निकलने वाली होती हैं, यानी कि जो प्लांट का आधारीय भाग होगा वहां से निकलेंगी। अगर मैं बात करूं तो कोलियोपेटाइल का सिरा मिट्टी की सतह पर पहुंच जाता है। जो कोलियोपेटाइल होगा उसका सिरा मिट्टी पर पहुंचेगा और पहुंचते ही पहली 4 या 5 मुकुट जड़ें दूसरी इंटरनोड के आधार पर दिखाई देंगी, यानी कि यहां पर पहुंचने के बाद दूसरी या फिर तीसरे पर ये जड़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। ये वास्तव में कार्यात्मक जड़ें होती हैं, यानी कि कार्य करती हैं। अंकुरण अवस्था के बाद यह जल प्रणाली का क्या होता है, मुख्य भाग बन जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर मैं बात करता हूं ब्रेन्स या फिर प्रॉप या फिर एरियल जड़ों की, तो मक्के का प्लांट है, आपने कुछ इस प्रकार की जो जड़ें देखी जो क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं। तो समझिएगा एरियल जड़ों को, ये मिट्टी के सतह की ऊपर दूसरी तीसरी और कभी कभी चौथी गांठ से निकलती हैं। ये सभी मिट्टी में प्रवेश कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। इनका प्राथमिक कार्य पौधे को सहारा देना होता है। देखो मैंने क्या बताया, ये क्या देंगी, जो इस प्रकार से जड़ें आप देखोगे वो क्या देती हैं, प्लांट को सहारा देती हैं, यानी कि सपोर्ट प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या करेंगी साथियों, मक्के में सपोर्ट प्रदान करती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम तना की और पत्ती की। तने में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है और पत्ती में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। देखिए तना जो है इसका लगभग 12 से 18 बारी बारी से स्थित पर्वों और अंतर ग्रंथियों से बना हुआ होता है। पूरी तरह से गूदे से भरा होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, आप सिर्फ यहीं तक इसको नोट करिएगा। तना लगभग 12 से 18 बारी बारी से स्थित पर्वों से और अंतर ग्रंथियों से। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा वरना आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। स्टेम ये रहा, ठीक है ना। द स्टेम इज मेड अप्रोक्सीमेटली आपका कितना 12 से 18 है ना, अल्टरनेटिंग नोट्स एंड इंटरनोट्स। नोट्स एंड इंटरनोट्स की बात हो रही है। हिंदी में कहीं भी कंफ्यूजन लगे इसीलिए मैंने पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। ठीक है, एंड इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद अ पिथ। ठीक है सर, आपको यहीं तक क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है ना, इससे आगे का आप नोट नहीं करेंगे। अगर मैं पत्ती की बात करता हूं तो मक्के की पत्ती तने के विपरीत दिशाओं में बारी बारी से विकसित होती है, यानी कि तने के विपरीत दिशा में होगी। याद रखिएगा प्रत्येक पत्ती एक पतली चपटी और फैली हुई होती है। अगर आपने मक्के का प्लांट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काम आ जाएगा। चपटी और फैली हुई होती है जिससे कि एक निश्चित मध्य सिरा और छोटी सिरा और एक मोटा अधिक कठोर आवरण होता है। प्रत्येक आवरण, अगर हम बात करें प्रत्येक आवरण की, तो प्रत्येक आवरण आपको स्पष्ट दिखाई देता है, यही लिख लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई देता है। बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, याद रख लेनी है। ठीक है, बढ़े और आगे की ओर बताइएगा। चलिए अब समझते हैं मक्के के और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अगर मैं बात करता हूं मक्के की तो आप कहेंगे सर मक्के का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, जियामेज। मैक्सिको उत्पत्ति स्थान है, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका के आसपास का क्षेत्र है। फल के प्रकार की बात करता हूं तो कैरियोप्सिस होगा। प्रोटीन बता दिया मैंने आपको, फैट नहीं बताया था, याद रख लीजिएगा। 3.6 से 4% तक इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। मक्के को अनाजों की रानी कहती हैं, जेन प्रोटीन पाया जाता है। मक्के में प्राकृतिक साइटोकाइनिन रूप से जियाटिन पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। मक्का द्विलिंगी स्वभाव का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मक्के में डाइकोगोमी पाई जाती है या फिर पोटेंड्री। अगर मैं बात करता हूं तो कुल कौन सा होगा, ग्रेमिनी। गुणसूत्र बराबर 20 हो जाएंगे। पुष्पक्रम का प्रकार स्पाइक होगा। कार्बोहाइड्रेट 66 से 70% भी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना, 66 से 70% भी देखने को मिल जाएगा। यहां से आप पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, नोट करना स्टार्ट कर देंगे। है जी,
सर परफेक्ट है एकदम, ऐसे ही जल्दी होगा और समझ में ही बढ़िया आएगा। ठीक है अजय भाई, है ना, इसी प्रकार से तो पढ़ा ही जाएगा, यही तरीका है पढ़ने का बेटा। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रेन ऑफ सीरियल कंटेंट जीन प्रोटीन, ठीक है ना। ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल नेचर का होगा, इसमें डाइकोगामी पाई जाती है। नोट करें फिर और आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार जितने भी लोग लाइव हैं सब फटाफट से बताइए, सबको पीडीएफ मिल जाती है अच्छे तरीके से। एक बार जो लोग कमेंट नहीं भी करते हैं वो भी कमेंट करिएगा। हाँ भाई, पीडीएफ बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है आप लोगों को, बोलिए। चीजें आपको कठिन लग सकती हैं पर ये इतनी भी ज्यादा कठिन नहीं है कि आपको याद ना हो, है ना। बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट्स करिए। मोहित कुमार जी ने कमेंट किया है, हाँ सर मिल जाती है अच्छे तरीके से। और लोग बताएं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहीं पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों का अलग ग्रुप भी बन गया है आज, उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, मेन टेलीग्राम जो ग्रुप है उसी में आपका एग्रीकल्चर ग्रुप डलवा दूंगा, उसको आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर हम कल क्लास में आपको शेयर करवा देंगे लिंक। बहुत बढ़िया। संदीप सिंह तुम्हें क्यों नहीं मिलती है? आपको पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है भाई? दो पीडीएफ मिलती होंगी, एक तो हैंड रिटन और दूसरी मेरी मेन वाली पीडीएफ, है ना। आप लोगों की डिमांड थी सर अलग ग्रुप बनवा दीजिए, तो आप लोगों के लिए अलग ग्रुप भी बनवा रहा हूं मैं। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए, मक्के की अगर बात होती है तो इसका जो आह्वान हुआ है वो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा माना जाता है। भारत विश्व में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल अब कौन सा हो गया है? अमेरिका हो गया है। किसी टाइम पर कौन था? चीन क्षेत्रफल में, और उत्पादन में कौन था? अमेरिका। इसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मैं बता दूंगा मोहित, है ना। जिन लोगों को बुक्स वगैरह के बारे में जानना है वो लोग एक बार कमेंट करिएगा मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब मुझे पर्सनल कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। विपिन पटेल जी नमस्कार, कैसे हैं आप, है ना। देखिए, जो लोग भी कोर्स, जिन लोगों ने भी लिया है, मैं यही चाहता हूँ, लोग कोर्स खरीद रहे हैं लेकिन अब खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से क्लास देखते नहीं हैं, और लाइव अगर आप तुरंत आ जाओगे तो कैसे समझ में आएगा आपको। बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग से तैयार किया है, 7-8 क्लासें हो गई हमारी। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर क्लास में आ रहे हैं तो पुरानी वाली क्लासेस को प्लीज़ देख कर एंट्री ले लें। राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल कहाँ पर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रवि के मौसम में भी उगा लिया जाता है। अब एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, समझिएगा क्या लिखा हुआ है। मक्के में नर पुष्प को क्या कहा जाता है? टेसल। भैया पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था? पीजीटी में। और एलटी ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बतेरे देखने को मिलेंगे। मक्के में नर पुष्प को टेसल कहेंगे और मादा पुष्प देखिए, तथा नर पुष्पन को टेसलिंग कहेंगे। संकरण के लिए मक्के के पौधे से नर पुष्प को हटाना डी टेसलिंग कहा जाता है। 3 शब्द आपको यहां पर मिल गए। मक्के में जो कौन सा है, नर पुष्प है, उसे हमने टेसल कह दिया, उसका पुष्पन होने की क्रिया क्या कहलाती है? टेसलिंग। लेकिन संकरण के लिए मक्के के पौधे से जब नर पुष्प को हटाया जाता है तो उसे हम डी टेसलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, डी टेसलिंग के नाम से जानते हैं। महेंद्र भाई, अब यहां पर मैं कैसे बुक बताऊं, मुझे भी ऐसे याद नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ही बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बुक्स बताऊंगा वो भैया इंग्लिश में ही होंगी, इस बात को याद रखना। मैं जो बुक्स बताऊंगा वो इंग्लिश में ही होंगी, ठीक है। ये मत कहना सर हिंदी वाली बताओ, क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे कंटेंट वाली बुक्स का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
मैं आपको जो भी डाटा यहाँ पर देता हूँ वो ICAR और IARI का डाटा देता हूँ पूरा, है ना। चलिए, मक्के में जो मादा पुष्प होती है उसे शिल्क या फिर पुष्पन को सिल्किंग कहते हैं। मक्के में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड पाया जाता है। मक्का एक कैसा है, C4 प्लांट होता है। क्या बात सभी को समझ में आई है? मक्का C3 है कि C4 है? आप कहेंगे सर मक्का C4 है और डे न्यूट्रल प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है मेरे भाइयों और बहनों? डे न्यूट्रल प्लांट होता है। अब C4 प्लांट क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या है, तीसरी क्लास पर आ जाना, मैंने वहां पर बता दिया है। सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है? आप कहेंगे सर मक्के का बनता है। ठीक है, अधिक मक्का खाने पर पेलाग्रा रोग हो जाता है। बहुत ज्यादा मक्के मत खा लेना, पता चले अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चले जाओ तुम पिक्चर देखने और धकाधक मक्का खाए जा रहे हैं, बेटा पेलाग्रा हो जाता है ना। ज्यादा मक्का नहीं खानी है, समझ गया मेरी बात को। जाते हो तुम लोग पिक्चर देखने, फिर मक्का भी खाते होगे वहां, है भाई? बोलो। चलिए बढ़े और आगे की ओर। वानस्पतिक विवरण को तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको जड़ें पहले बता दी, लेकिन एक शॉर्ट तरीका और है जड़ों को समझने का। ये देखो, सेमिनल रूट्स स्थायी जड़ें होती हैं, क्राउन रूट। देखिए सेमिनल जड़ें अस्थायी जो रूट्स होती हैं, क्राउन रूट वाली कौन सी होती हैं, स्थायी जड़ें होंगी। और जो मक्के को सहारा प्रदान करेंगी उन्हें हम एरिल बोल देते हैं, याद रखिएगा, या फिर प्रॉप के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में मैंने यहां पर लिखवा दिया है। बेटा अपनी बुक आएगी, लेकिन अभी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपनी बुक आएगी, मैं काम कर रहा हूँ बुक पे, लेकिन आप लोग समझते हैं कि इतना आसान नहीं होता भाई, है ना, इतना आसान नहीं होता। बुक आएगी और जिस दिन बुक आएगी आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस बुक में सच में मेहनत की गई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी वो बुक आए तो आप लोगों को मतलब ऐसा लगे कि हाँ इस बुक में बहुत अच्छी मेहनत की गई है। चलिए बढ़े और आगे की ओर अगली बात करेंगे। साथियों अगर हम मक्के की बात करते हैं तो मक्के के संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको एक बार देखिएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें जलवायु कौन सी अच्छी होगी और तापमान कितना चाहिए होगा, लिखिएगा जलवायु, और जलवायु के बाद में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर यानी कि तापमान। प्यारे दोस्त जलवायु आपको पता है कैसी चाहिए होगी? आप कहेंगे सर गर्म जलवायु चाहिए होगी। खरीफ ऋतु का है ना, कौन सी ऋतु का है, खरीफ ऋतु का है मुख्यतः। और अगर तापमान की बात होगी तो वृद्धि और अंकुरण के लिए दोनों यहां पर देख लीजिएगा, यानी कि जर्मिनेशन के लिए और ग्रोथ, जिसे हम क्या बोलेंगे, वृद्धि के लिए। देखिए साथी अगर बात यहां पर अंकुरण की आ जाए, इसकी अंकुरण की, जर्मिनेशन की, तो आप कहेंगे सर जर्मिनेशन जो इसका होगा वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और अगर हम वृद्धि की बात करें तो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगली बात करेंगे सॉइल और पीएच की। अगर हम आपसे कहें कि कौन सी सॉइल अच्छी होगी यानी कि मृदा, और कितना पीएच होना चाहिए, आप कहेंगे सर मृदा इसके लिए जो अच्छी होगी वो कौन सी होगी, दोमट मृदा हो जाएगी, दोमट मृदा। और अगर हम पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच की बात करें तो आप कहेंगे सर 6 से 8, कितना, 6 से 8। बढ़े और आगे की ओर मेरे भाई, जब उसकी बात आएगी तो वहां पर मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, इमस्कुलेशन क्या होता है ये भी बता दूंगा। पहले जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आराम से नोट करो। अभी ये टर्म खत्म थोड़ी ना हुए, आपकी मक्का खत्म नहीं हुआ है। आप किसी भी क्वेश्चन को तब पूछा करो जब मैं उसको खत्म कर दिया करूं, जैसे मैंने धान गेहूं खत्म किया है ना, तो आप उसके बारे में पूछिए। लेकिन अभी मैंने मक्का समाप्त नहीं किया है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, कहा ना आपसे। धैर्य रखिए, आराम से समझिए।
जल्दबाजी मत करो बस। अब लिखिएगा सीड रेट, यानी कि बीज दर की अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे। इसकी सीड रेट को हमें 4-5 प्रकार से देखना होगा और हर प्रकार की सीड रेट को आप लोग आराम से समझेंगे। प्यारे दोस्त, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं संकर, उसके बाद में डिवलर के द्वारा। चलो पहले डिवलर के द्वारा देखो। उसके बाद में किसकी देखोगे, संकर मक्का की देख लेना। है भाई, किसकी देखोगे, संकर मक्का की। फिर अगर आपसे कहा जाए कि संकुल मक्का की कितनी होगी, तब आप क्या बचाएंगे, संकुल मक्का। अगर आपसे कहा जाए चारा हेतु, यानी कि फॉर फॉडर, पहले तो इतनी देखो। देखिए डिवलर के द्वारा अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर जल्दी से बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में रहेगी। ठीक है, डिवलर के द्वारा बहुत कम चाहिए होगी, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर मक्का की अगर मैं बात करूंगा, संकर मक्का है भाई, हाइब्रिड, आप कहेंगे सर अगर हम संकर की जगह संकुल कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। संकुल को हम क्या बोल देते हैं, देसी बोल देते हैं। संकर मक्का याद रखिएगा 20 से 25 किलोग्राम हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। और अगर मैं संकुल, संकुल मक्के को हम देसी मक्का भी बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर फॉडर, तो फॉडर के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होगा, कितना ज़्यादा चाहिए होगा बताएं। हाँ भाई, आप कहेंगे सर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगली बात समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। यार दोस्त, अगर आपसे कहा जाए कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की कितनी होती है, तब आप हमें क्या बताएंगे, है ना। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और अगर हम आपसे पूछ दें किसकी, पॉपकॉर्न की, तो इनकी बीज दर क्या होगी देखना। स्वीट कॉर्न ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, खाओगे, आप कहेंगे सर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत कठिन लग रहा होगा पर आसान है। बेबी कॉर्न की बात करेंगे, बच्चा ज़्यादा मक्का पसंद करेगा, तो याद रखिएगा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। अगर मैं पॉपकॉर्न की बात करता हूँ तो पॉपकॉर्न कौन खाते हैं, मिडिल, यानी कि जो एवरेज एज वाले होंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, इसलिए कम खाओगे तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बेबी मक्के, बच्चे को क्या होता है, ज़्यादा खा लूँ ज़्यादा खा लूँ, याद रखिएगा बेबी कॉर्न 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। और पॉपकॉर्न, आप पिक्चर देखने जाओगे तो अपनी महिला मित्र के साथ ज़्यादा खाओगे क्या, साथ में नहीं, आप कहोगे कम कम खाओ, है ना, जिससे कि उसको ये ना लगे कि अरे ये तो बहुत खाता है। नहीं, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या करना, याद कर लेना, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, है ना। मक्के की बुवाई का समय आप लोग जानते हैं जून जुलाई होता है, क्योंकि खरीफ का है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। जो चीज़ें अंडरस्टूड सी हैं आप लोग उनको तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है सर, कितनी क्रॉप पढ़नी है, मेन मेन क्रॉप, ज्वार बाजरा अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑयल सीड वाली पढ़नी होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, परेशान मत हो। बढ़े और आगे की ओर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पौधरोपण दूरी की, ठीक है ना, किसकी बात की जाए, पौधरोपण दूरी यानी कि प्लांटिंग डिस्टेंस की, तो 60 गुणा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीज की गहराई जो आप रखेंगे, मान के चलो ये सॉइल है, आपको क्या करना है, बीज बोना है,
तो बीज की जो गहराई रखोगे आप वो कितनी रखोगे, 3 से 5 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, कितनी रखेंगे प्यारे साथियों, 3 से 5 सेंटीमीटर रखेंगे। इस बात को क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगली बात समझिएगा। 1 हेक्टेयर में लगभग 66 से 70 हजार पौधों की संख्या रखी जाती है। प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा बहुत जल्द। बुवाई का समय जून जुलाई होगा। सिंचाई कब की जाएगी समझिएगा। मक्के की फसल की सिंचाई 3 से 4 सिंचाइयां सबसे ज्यादा आवश्यक होती हैं। अगर हम मक्के की सिंचाई की बात करते हैं तो जो 3 से 4 सिंचाइयां हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सर कौन कौन सी सिंचाइयां महत्वपूर्ण होती हैं, चलिए समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, क्रांतिक स्टेज जो मक्के की हैं वो 4 हैं। एक तो टेसलिंग, टेसलिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, नर पुष्प के समय। सिल्किंग यानी कि मादा पुष्प। भुट्टा बनते समय। और सबसे मुख्य क्रांतिक जो स्टेज होती है वो कौन सी होगी, टेसलिंग ही होगी। ठीक है जी, कौन सी हो जाएगी, टेसलिंग ही हो जाएगी। अभी टेसलिंग क्या होता है हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, टेसलिंग क्या होता है अभी हम लोगों ने उस चीज को पढ़ लिया है। खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो गोबर की खाद 10 से 15 टन दे दोगे। 60 से 90 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी है। फास्फोरस आपको कितनी देनी है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास भी कितनी देनी है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी है। ठीक है जी, आगे बात समझ में सभी लोगों को, बताइए। 2-3 बातें और समझिएगा। ठीक है, अगली बात देखो भाई। अगली जो बात आती है वो आती है उपज की। ठीक है ना, उपज मैं आपको पहले बता देता हूं फिर और महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। संकुल, संकर और दानों में नमी कितनी होगी इस बात को भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो संकर और संकुल देखिए याद तो रखना पड़ेगा, भूल तो मैं भी जाता हूँ, इतनी सारी चीजें मुझे भी याद नहीं रह सकती। लेकिन जब बार बार चीजों का रिवीजन करोगे तो चीजें आपको याद होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा संकुल और संकर। समझिएगा, अगर मैं संकुल की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर, है ना, कितनी हो जाएगी, 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगर बात होगी संकर किस्म की, ठीक है ना, संकर किस्म, तो आप कहेंगे सर 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। पहले इन दोनों बातों को नोट करिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं इनके दानों में नमी कितनी होनी चाहिए कटाई के समय, तब आप मुझे क्या बताएंगे। कटाई के समय दानों में नमी तो याद रखिएगा 10 से 12%। ठीक है ना, और भंडारण, हाँ भाई बिल्कुल, रामबीर सिंह हाइब्रिड, बहुत बढ़िया शानदार। ठीक है, हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो दानों में कितने प्रतिशत नमी रहनी चाहिए भंडारण के लिए, है ना, कटाई के समय ना लिखकर पहले भंडारण का समय लिख लो। यहाँ पे भंडारण करेंगे कटाई के बाद, यहाँ पर लिखिएगा भंडारण कितनी डिग्री नमी होनी चाहिए। डिग्री में होगी क्या नमी, अरे नहीं सर, नमी को तो ऐसे ही माप लेते हैं, तो 10 से 12% लिख लीजिएगा। एक बात आपको यहाँ पर और करवानी है, देखिए कटाई की जो अवस्था होती है ना मक्के में वो 3 प्रकार से होती है, और वो किस किस प्रकार से पूछी जाती है उसको समझिएगा। मक्के में कटाई की अवस्था कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देख लो। 3, अगेती, मध्यम और पछेती। अगेती,
मध्यम और कौन सी पछेती? देखिए, अगर अगेती की हम बात करते हैं तो 70 से 80 दिनों के बाद डे आफ्टर सोइंग, DAS का मतलब जानते हो क्या होता है? डे आफ्टर सोइंग। और अगर भैया बात की जाए किसकी, पछेती की, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बाद में 90 से 120 और कहीं कहीं पर 90 से 115 दिन भी आपको देखने को मिलेगा। अगली बात होती है क्या, डे आफ्टर सोइंग की। डे आफ्टर सोइंग यानी कि बुवाई के इतने समय के बाद। डास का मतलब क्या है, डे आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग। क्या बात सभी को समझ में आई है? जल्दी से बताएं हाँ या ना। उसके बाद में अब इसका क्या बचता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह बचते हैं, जिनकी चर्चा आपसे कल की जाएगी, है ना। देखिए, उतना ही कंटेंट मैं आपको एक दिन में दे सकता हूं जितना आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाए। नहीं समझे मेरी बात को, है ना। तो हम लोगों ने धान की फसल को समाप्त कर लिया है और आज हमने लगभग 80% मक्के को भी समाप्त कर दिया भाई। कितना? लगभग 80% हमने क्या किया है, मक्के को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बताओ भाई, बात सभी लोग समझ पाए हैं हमारी यहां तक? बाकी की जो बातें हैं हम वो आपसे कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करिए, मेंशन कर दीजिएगा। बोलिए भाई, सब कुछ ठीक है ना? है जी। जितना बेस्ट आपके लिए हो सकता है वो सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दी हैं। बाकी का रोग और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं, बीमारियां कौन सी हैं, कीट कौन कौन से लगते हैं, उनकी चर्चा हम आपसे आज ना करके कब करेंगे भाई, कल करेंगे। क्योंकि उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो आप लोग याद कैसे करोगे फिर, है ना भाई। चीज़ों को याद करने के लिए भी तो समय चाहिए आप लोगों को। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको PDF दे रहा हूँ, तो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बोलिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने मक्के की बात कर ली आपसे। हाँ भाई, कोशिश करेंगे। देखिए, एग्रोनॉमी इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से, है ना। इतनी जल्दी तो कवर नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो एक दिन में 2 क्लास ही लिया करूँगा, और क्या बताऊँ, है भाई। पूरी एग्रीकल्चर आपको मेरे साथ ही पढ़नी है, तो उसमें कोई भी निसंदेह होकर आप लोगों को मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ लोग क्लास को रात में अटेंड कर लेते हैं, कुछ लोग दिन में अटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपको उपयुक्त समय मिले, उचित समय मिले, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो लोग हमारे साथ बने रहे उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उन ज्ञानी प्राणियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, हो सकता है टेलीग्राम अपना बन गया हो, नहीं बना तो कोशिश करेंगे कि बन जाए, ठीक है जी। चलिए ठीक है, फिर टेलीग्राम ग्रुप में कम से कम कुछ तो लिख दिया करो, क्लास कैसी लगती है? तुम लोग तो एकदम बिल्कुल लाजवाबी हो गए हो। चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। एक छोटा सा इवेंट लेकर आऊँगा आपके लिए कि कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत करें, अपनी सीट सुनिश्चित कैसे करें, तो उस इवेंट को भी शेयर करूँगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। कल मुलाकात होगी इसी समय पर नई उम्मीद और नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।